नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हालांकि इसको हमने 2-3 बार पहले पढ़ा दिया है और इसके आपको देखेंगे तो वीडियोज हमारे YouTube पे आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन आज इस पूरी एनईपी में से ऐसे कुछ क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे सीधे फैक्ट्स के रूप में है। डाटा है या प्रोविजन है या कुछ आंकड़े हैं, हम जल्दी जल्दी उनको देख लेंगे, क्योंकि ये आंकड़े ये डाटा तो सीधे सटीक कई बार सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं। किस वर्ष तक क्या होगा, कितना ड्रॉप आउट रेट है, वोकेशनल एजुकेशन कब तक, कितने प्रतिशत जीडीपी का, यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम देखना शुरू करेंगे। तो आप ऐसे के सेम प्रोविजन आप अपने रजिस्टर में भी लिख सकते हैं। स्कूल व्याख्या था ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, EMRS, KVS, NVS, इन सभी के अंदर इस प्रकार के अनेकों बार आंकड़े पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी जो प्रोविजंस है, प्रावधान इसमें जो दिए हुए हैं, उन पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। बाकी सारी चीजें हमने पहले बहुत अच्छे वीडियो जो बना के उनमें आपको बताए हैं। आज हम सिर्फ इसके प्रावधानों पे, प्रोविजंस जो कुछ किए गए हैं। पहला ही अच्छा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाल ही में कब आई? 2020 में। पहले कब आई थी? 1968 में। दूसरी कब आई थी? 1986 में। तीसरी कब आई थी? 2020 में। कितने वर्षों बाद? ये 18 वर्षों बाद। ये कितने वर्षों बाद? 34 वर्ष बाद। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसने जारी की? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान की नहीं है, भारत सरकार के द्वारा। इस MHRD को बाद में शिक्षा नीति में क्या नाम दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ये प्रोविजन किए गए हैं, आगे आ जाएंगे कहीं न कहीं। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल कितने भाग है? ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन बता दूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल 4 भाग है। पहला भाग है स्कूल शिक्षा, जो हमारे सीधा सिलेबस के अंदर है। दूसरा भाग है इसका जो है अध्याय नंबर 9 से, दूसरा भाग इसका ये रहा उच्चतर शिक्षा। पहला भाग स्कूल शिक्षा, दूसरा भाग उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन। तीसरा भाग है जो हमारा अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, भाग नंबर 3। और भाग नंबर 4 है जो वो है क्रियान्वयन की रणनीति। इसका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टोटल कितने भाग है, प्रोविजन किए? 4 प्रोविजंस किए हैं। पहला है स्कूल शिक्षा, दूसरा है उच्चतर शिक्षा, तीसरा है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और चौथा है क्रियान्वयन की रणनीति। तो ये कह सकता है भाग 1, 2, 3, 4 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो हमें चारों को नाम ध्यान रखना है। पहला स्कूल शिक्षा, दूसरा उच्चतर शिक्षा, तीसरा जो है हमारा अन्य केंद्रीय, यानी सेंटर के लेवल पे कुछ विचार करने वाली बातें हैं तो विचारणीय मुद्दे, और चौथा हमारा जो है क्रियान्वयन कैसे करना है, क्रियान्वयन की रणनीति। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भाग जो 1 है वो जो हमारी स्कूल शिक्षा का है, उसमें हमारे 8 अध्याय है। ये रे 8 अध्याय, और 100% इन 8 अध्यायों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, और 100% अध्याय के नाम के साथ मैच करवाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा? टोटल कितने अध्याय? टोटल इसके अंदर 8 अध्याय। पूरी एनईपी में कितने अध्याय? एनईपी में पूरी में 27 अध्याय। ये रहा कार्यान्वयन, लास्ट 27 है। इसका मतलब पहले से लेकर 8वें तक अध्याय स्कूल शिक्षा का है, 9वें से लेकर और 19वें तक अध्याय जो है वो उच्चतर शिक्षा का है, और 20वें से लेकर 24वें तक अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, और 25, 26 और 27 ये जो लास्ट है 27 तक ये क्रियान्वयन की रणनीति है। तो अध्याय जो भाग 1 है उसमें अध्याय 1 से 8 तक है। जो भाग 2 है उच्चतर शिक्षा का, उसमें 9 से लेकर 19 तक है। जो अध्याय 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, जिसमें अध्याय 20 से लेकर 24 तक है, और जो क्रियान्वयन की रणनीति भाग 4 है उसमें 3 अध्याय है, 25, 26 और 27। आइए अगला, ये लीजिए इस बार का एक अच्छा क्वेश्चन। भाग 1 के जो 8 अध्याय है, भाग 1 के जो 8 अध्याय है वो आपसे 100% इनके नाम पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। भाग 1 का अध्याय नंबर 1, यानी स्कूल शिक्षा में पहला जो अध्याय है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये रहा
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, और इसको कहा गया है सीखने की नींव। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में सीखने की नींव किस स्तर को कहा गया है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी ECCE को कहा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये तो इसका फुल फॉर्म तो पूछा ही जा चुका है। अगला बुनियादी अध्याय नंबर 2, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसको कहते हैं FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसको कहा है सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त किस स्तर को कहा गया है? FLN को कहा गया है। FLN की फुल फॉर्म क्या है? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अध्याय 3, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, यूनिवर्सल एक्सेस, ड्रॉप आउट बच्चे कम से कम होने चाहिए। चौथा, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, कैसा पाठ्यक्रम होगा, कैसा शिक्षण शास्त्र होगा? यहाँ पे अधिगम समग्र होगा, एकीकृत होगा, आनंददायी होगा और रुचिकर। ये चारों ध्यान रखना, समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर अधिगम होना चाहिए। ये एनईपी इस बार कह रही है, ऑप्शन में आ सकता है। 5वां अध्याय है शिक्षक। 6ठा है समतामूलक और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए अधिगम, कोई भी बालक किसी भी वर्ग का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, कहीं भी रहने वाला, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, किसी भी ढाणी में कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। अधिगम सभी के लिए है, इसलिए समतामूलक और समावेशी शिक्षा। और 7वां स्कूल कॉम्प्लेक्स, मुझे लग रहा है इस बार एक अच्छा क्वेश्चन इसमें से, स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस करने के लिए निम्न में से कौन से स्ट्रक्चर को अपनाया गया है? स्कूल कॉम्प्लेक्स को। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक बड़ी स्कूल के अधीन 10-15 किलोमीटर में आने वाली छोटी सभी स्कूलें और आंगनवाड़ी केंद्रों को उसके साथ जोड़ देना, उसकी मॉनिटरिंग में रख देना ही जो है वो स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर है। और राजस्थान में PEO कंसेप्ट है, PEEO, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का ही कंसेप्ट है। और 8वां स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। तो ये 8 जो हमारे अध्याय है स्कूल शिक्षा के, पहला अध्याय आपको अंगुलियों पे याद होना चाहिए, पहला अध्याय हमारा ECCE है, दूसरा अध्याय हमारा FLN है, तीसरा अध्याय हमारा ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना है और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, चौथा अध्याय पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र है, 5वां अध्याय हम खुद स्वयं शिक्षक है, जो 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय समतामूलक और समावेशी शिक्षा है, 7वां अध्याय स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस है, और 8वां अध्याय हमारा जो है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन का। ये थे 8 अध्याय, ये पूछे जा सकते हैं। आगे जो अध्याय है ये हमारे स्कूल एजुकेशन के नहीं है, ये कॉलेज एजुकेशन के और उसके हैं। हाँ, यहाँ पे एक अध्याय नंबर 15 शिक्षक शिक्षा का है, इसको हम कहते हैं टीचर एजुकेशन। और टीचर एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे जो हमारी बीएड कॉलेजें हैं उनसे संबंधित, BSTC कॉलेजों के संबंध, DLED के संबंध में, तो ये शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन हमारा एक जो पार्ट हो सकता है। और व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन, ये जो वोकेशनल एजुकेशन चलती है, जो वोकेशनल एजुकेशन NEP में कक्षा 6 से चलाने का प्रावधान किया गया है। एक यहाँ पे नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के माध्यम से जो रिसर्च को बढ़ावा देने की बात कही गई है, तो ये इस प्रकार से एक इसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कैब, जो भारत की सबसे पुरानी संस्था है कैब, उसके भी सशक्तिकरण की बात कही गई है। एक यहाँ पे वित्त पोषण का कहा गया है कि हम कैसे वित्त पोषण करेंगे। तो कुल मिला के ये हमारे जो 27 अध्याय है, इनमें से आपके हम देखते जाते हैं कि कहाँ से कौन सा प्रोविजन अपने आप में एक क्वेश्चन बनने वाला है। इस प्रकार के अनेकों प्रोविजन, ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मान के चल रहा हूं कि अपने आप में एक अच्छा प्रोविजन क्वेश्चन बना रहा है। भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030, यानी भारत ने सतत विकास एजेंडा 2030 कब अपनाया? 2015 में। कब तक काम करना है? 2030 तक। कौन से एजेंडा है? सतत, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 SDG 4 में, ये अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन, परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा। क्वेश्चन अजय, वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा सतत विकास लक्ष्य का कौन से नंबर का एजेंडा है? एजेंडा नंबर 4, यानी SDG का एजेंडा नंबर 4 को प्राप्त करने के लिए NEP लाई गई है। बहुत शानदार प्रोविजन है। वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा, वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा है SDG 4, SDG 4, ये लीजिए शानदार क्वेश्चन के अनुसार विश्व में 2030 तक, कब तक? 2030 तक क्या करेंगे? सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने, यानी सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन आ जाए कि सतत विकास लक्ष्य जिसको वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा नंबर 4 कहा गया है, जिसमें क्या बात कही गई है? बात कही गई है सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देने का टारगेट है। यानी सभी को समान रूप से समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर मिलेंगे। यह है सतत विकास एजेंडा नंबर 4। पूछा जा सकता है इस तरह के उदात्त लक्ष्यों के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के एजेंडा 2030 के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य SDG प्राप्त किए जा सके। ये रहा अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन, एक प्रोविजन। SDG को हमने अपनाया 2015 में, हमें पूरा करना है 2030 तक। SDG जो वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा है वो है लक्ष्य नंबर 4। इस लक्ष्य नंबर 4 को प्राप्त करने के लिए भारत में NEP लाई गई है और एक भारत में संसद संचालित है समग्र शिक्षा अभियान। ये दोनों ही इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जो सतत विकास लक्ष्य का वैश्विक एजेंडा जो शिक्षा का है 4 नंबर का, उसकी प्राप्ति के लिए है। और वो कहता है सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर बढ़ावा देने का एक एजेंडा सतत विकास लक्ष्य का 4 नंबर है। अगला हम देखते हैं क्या, अगले प्रोविजन हम देखेंगे कि किस प्रकार के और प्रोविजन हमें इसमें मिल रहे हैं। ये बाकी सारी चीजें तो हमने पढ़ाई ही है, सारी चीजें हम यहाँ पे जो देखना चाह रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं कि शिक्षा नीति में ऐसे कोई प्रोविजन है क्या। वैसे समस्या समाधान, तार्किक रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच में अंतर संबंधों को पाएं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं अपने आप में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। ये लीजिए अपने आप में एक प्रोविजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इसलिए ये बात कर रही है 21वीं शताब्दी के कौशल को बढ़ाने के लिए। कौन से कौशल की सीखने की बात कर रही है? 21वीं शताब्दी के कौशल। और 21वीं शताब्दी के कौशल क्या होंगे ये सारे आगे लिखा गया। आगे जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों जिनमें SDG 4 शामिल है के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, नियमन, गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यानी कुल मिला के ये SDG 4 के लिए है। और इससे ये जो है साथ ही साथ इस नीति, यह नीति सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। तो ये इसके कुछ इस प्रकार के जो है प्रोविजंस में हम जहां भी देखेंगे जहां महन विशेष रूप से हमें कोई ऐसे कोई फैक्ट्स मिलेंगे उसको हम 100% देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के कोई फैक्ट से हम चूके नहीं और कोई भी फैक्ट्स हमारा गलत नहीं जाए। ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर पिछली नीतियों का जो मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसने 1992 NEP 1986 में आई थी, जिसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 में यानी वास्तविक रूप से कार्यक्रम को संशोधित करते हुए लागू किया था।
के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986 और 92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है, आरटी 2009, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार यानी ये कानून के रूप में हमें सार्वभौमिक एलिमेंट्री एजुकेशन उपलब्ध कराई है आरटी 2009 ने। इस नीति के आधार स्तंभ वैसे हमने पूरा बता दिया था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य है अच्छे इंसानों का विकास करना। ये देखिए, नौकरी लगाना नहीं है, पूरी की पूरी एनईपी कह रही है कि हम पूरे भारत में अच्छे इंसान देखना चाह रहे हैं। अच्छा इंसान कैसे बने, ये इस नीति का उद्देश्य है। जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, करुणा हो, सहानुभूति हो, साहस हो, लचीलापन हो, वैज्ञानिक चिंतन हो, रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, नैतिक मूल्य और उसका आधार हो। इसका मतलब, इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित यानी संविधान में भी विश्वास हो, समावेशी बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके। ये देखिए, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, यह हमारा मूलभूत सिद्धांत है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना मूलभूत सिद्धांत है। इसमें लचीलापन होना चाहिए, मूलभूत सिद्धांत है। यहाँ पे एक बात एफएलएन के रूप में आई है, हम एफएलएन को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल करेंगे। यह कक्षा 3 की बजाय अब संशोधन होकर कक्षा 2 रह गया है, लेकिन एनईपी में तो कक्षा 3 तक का कहा गया है। एनईपी ने एफएलएन की प्राप्ति कौन सी कक्षा तक के लिए, कक्षा 3 तक हम प्राप्त कर लेंगे। लचीलापन होना चाहिए और पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच में कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास होना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अवधारणात्मक समझ पर जोर होना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। रचनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किकता के आधार पर निर्णय लेना, नवाचार को प्रोत्साहन करना होना चाहिए। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर जोर होना चाहिए। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के लिए भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलेपन को बढ़ावा देना चाहिए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर होना चाहिए। इसमें बच्चा रटे नहीं और कोचिंग संस्कृति को जो है वो जो बढ़ावा मिल रहा है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाए। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर देना चाहिए, जैसे हम दीक्षा पोर्टल पे दे रहे हैं, जो दिव्यांग बच्चों के लिए भी संसाधन उपलब्ध करा रहा है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति के स्थानीय संदर्भ में विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, यानी हम विविधता में बात करेंगे लेकिन स्थानीय परिवेश को भी हम ध्यान रखेंगे। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानेंगे। शिक्षक और संकाय जो है वो सीखने की प्रक्रिया का केंद्र है। साथ ही साथ शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए एक प्रभावी नियामक ढांचा जो स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण को है बढ़ावा देगा। साथ ये शिक्षा नीति कह रही कि उत्कृष्ट स्तर का शोध कार्य होना चाहिए। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना चाहिए। हमें हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, ज्ञान और उनकी चीजों को भी विशेष तौर से देखना होगा। इसमें कहा गया कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और साथ ही साथ एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में हमें पर्याप्त निवेश करना चाहिए। ये इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत दिए हुए हैं एनईपी 2020 के। इस नीति का विजन क्या है? ये कह रहा है कि इस नीति का विजन है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देना। और ये अनेकों बार क्वेश्चन आपका आ गया। इस नीति का विजन है कि हम भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएंगे। इसका भाग 1 प्रोविजन देखें, स्कूल शिक्षा भाग 1। इस नीति का जो पहले 10+2 हुआ करता था, अब वो 10+2 की स्कूली व्यवस्था में परिवर्तन करके 3 से 18 वर्ष। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा बन सकता है
कि एनईपी 2020 जो कह रही है वो किस आयु के बच्चे की शिक्षा की बात कर रही है, 3 से लेकर 18 आयु वर्ग, यानी अब कुल 15 वर्ष की स्कूल शिक्षा की बात की जा रही है। और ये जो 15 वर्ष कैसे होंगे, 5+3+3+4, ये रहा 5, शुरुआत का जो 5 है ये इस वाला फाउंडेशनल स्तर है, शुरुआत का 5, बाद का जो 3 है ये प्रिपरेटरी स्तर है, इसके बाद का 3 है ये मिडल स्तर है, और लास्ट का 4 है ये सेकेंडरी स्तर है। यानी पहले हमारे पास 10+2 होता था, जिसमें जो 10 होता था जिसमें 6 से 16 साल के बच्चे बैठते थे, और +2 में 16 से 18, यानी यहां तक पहली से 10वीं होती थी, और ये 11वीं और 12वीं होती थी, तो इसलिए इसको 10+2 बोलते थे। वर्तमान का ढांचा 5+3+3+4 का हो गया। शुरुआती जो 5 है इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा है। इसमें फाउंडेशनल स्टेज के भी 2 पार्ट किए इन्होंने। पहला पार्ट है 3 से 6 साल के बच्चे, यानी 3 साल की एजुकेशन, जिसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका होगी, तो ये शुरू के 3 और बाद के 2, इनको पहली और दूसरी के रूप में बांटा गया है, यानी एज 6 से 8 के बच्चे। तो 3 से 6 के बच्चे तो यहां बैठेंगे और 6 से 8 के बच्चे यहां बैठेंगे। इसका मतलब फाउंडेशनल जो स्टेज है ये स्टेज है 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों की 5 वर्ष की स्कूल शिक्षा। ये 5 वर्ष की जो स्कूल शिक्षा है इसमें शुरुआती 3 साल में 3 से लेकर 6 आयु के बच्चे, और बाद में 2 साल में 6 से 8 साल के बच्चे होंगे। ये 3 साल आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी वाला है, ये 2 साल कक्षा 1 और 2 है। ये लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। इसके बाद के 3 साल, इसके बाद के 3 साल क्लास 3 से 5 है और एज 8 से 11 है। क्वेश्चन पूछ ले, मिडल जो 5+3+3 में मिडल है, इसमें कौन सी क्लास बैठेगी? क्लास 6 से 8 होगी, और कौन सी आयु होगी? आयु 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होंगे। ये रहा, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। और लास्ट जो है उसमें 9वीं से 12वीं क्लास होगी, और 14 से 18 साल के बच्चे बैठेंगे, और ये 4 साल की होगी। ये नया शैक्षणिक ढांचा और पाठ्यक्रम का ढांचा है। ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको 100% इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 5+3+3+4 ये टोटल अब 15 वर्षीय स्कूल एजुकेशन हो गई। पहले ये 12 साल की होती थी, 10+2 12 साल, अब ये 3 साल बढ़ा दिए हैं, और ये 3 साल ये आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल वाले हैं। अगला ये जो प्रोविजन है ये मैंने पूरा का पूरा बता ही दिया। इसमें 3 वर्ष के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है, और 3 से 6 साल के बच्चे जो बच्चे हैं वो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत बुनियाद को शामिल करेगा। साथ ही साथ ये पॉलिसी कह रही है कि 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ये भी बात सही है, ये हमारे एनईपी भी कहती है और हमारा आरटीई भी कहता है 6 साल का बच्चा पहली क्लास में। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको सीखने की नींव कहा गया है। सीखने की नींव किस स्तर को? प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा। यहां पे देखना, कोई एक प्रोविजन के रूप में क्या कहा है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। ये लाइन मिल सकती है आपको, लाइन मिल सकती है आपको, यानी बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। और बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि इस समय बच्चे जो 6 साल तक के हो जाते हैं वो बहुत सारा उनका ब्रेन जो डेवलपमेंट हो चुका होता है, इसलिए 3 से 6 साल के बच्चे को सीखने की नींव कहा गया है, और यहाँ पे उसको जोड़ना जरूरी है। इसलिए एक बहुत ही शानदार देखिए क्वेश्चन बन रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चित ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए। ये लीजिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए, ईएमआरएस के लिए, केवी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हम किस साल तक प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल की सुविधा सुनिश्चित करना चाह रहे हैं? 2030 से पूर्व या 2030 तक, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से तैयार है, कि जो पहली क्लास में आए वो पहले से 3 साल की शिक्षा लेकर अपने आप को मैच्योर, परिपक्व और विद्यालय वातावरण के अनुसार ढाल दे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए हमारा टारगेट है 2030। ये सारी चीजें हमने बताई थी एनसीईआरटी द्वारा। ये रहा बहुत ही शानदार एक प्रोविजन, एनसीईआरटी, ये रहा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली।
1961 में जिसकी स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCFECCE यानी NCFECCE तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये NCFECCE कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी तैयार करेगा। ये कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगा? जो है 3 से लेकर 8 आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगा। अर्थात इसमें 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क विकास किया जाएगा। यानी एनसीईआरटी 2 फ्रेमवर्क बनाएगा। पहला NCFECCE होगा, इसमें 2 सब फ्रेमवर्क, एक 0 से 3 साल के बच्चों के लिए और एक 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी। तो ये इस प्रकार के सिर्फ प्रोविजन बताएंगे हम यहाँ पे, प्रोविजन जिसका मतलब कुछ विशेष फैक्ट्स जो 100% इसमें आएंगे ही आएंगे। यहां पे ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो आंगनवाड़ियां हैं, जो ECC संस्थान हैं, उनको हम पूरे रूप में भारत में लागू करने का प्रयास करेंगे। और ये जो ECC संस्थान है, ECC प्रणाली है, उसको लागू करने के लिए पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से पढ़ाएंगे, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से शिक्षा देंगे, यानी जो अकेले चल रहे हैं उनके माध्यम से, जो हमारी प्राइमरी स्कूल्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित है उनके माध्यम से, यानी प्राथमिक विद्यालयों के साथ जो प्री प्राइमरी स्कूल है उनके माध्यम से, और अकेले चल रहे प्री प्राइमरी स्कूलों के माध्यम से इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। यहां पे देखिए एक बहुत ही शानदार एक नया फैक्ट्स और प्रोविजन आ रहा है कि 5 वर्ष की आयु से पहले, यानी हम बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी में 6 साल तक के बच्चे की, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले में स्थानांतरित हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक बाल वाटिका का कंसेप्ट आया है, और ये बाल वाटिका कह रही है कि जो बच्चा 6 साल से पहले का होगा, यानी 5 से 6 साल की एज में जो बच्चा होगा तो उसको बाल वाटिका में स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ पे ये बात कही जा रही है, जहां पे एक ECC का योग्य टीचर होगा, यानी 5 साल की आयु से पहले, तो 5 से लेकर 6 साल वाला बच्चा इस बाल वाटिका के अंदर चला जाएगा। एक प्रोविजन ये आ रहा है कि ये जो भी ECC है इसका एक अलग से केडर बनाया जाएगा, शिक्षकों का एक शुरुआती केडर तैयार किया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार, यानी इनके लिए फ्रेमवर्क का काम करने का काम करेगा कौन? NCERT। इसमें कहा गया है कि इसमें विभिन्न प्रकार के, जिनके पास 10+2 और इससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या शिक्षक है, तो उनको ECC में 6 महीने का प्रमाण पत्र करवाया जाएगा। मान लीजिए कोई एक इस प्रकार का व्यक्ति जो 10+2 है, यानी 12वीं पास करके आज आंगनवाड़ी में काम कर रहा है, तो उसको एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाएगा, और ये सर्टिफिकेट कोर्स तैयार करने का काम NCERT का होगा। और यदि वो 10+2 की योग्यता नहीं है और उससे कम है, तो उसको इस प्रकार से 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाया जाएगा। यानी 10+2 से कम यदि उसकी एजुकेशन है तो उसको 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाया जाएगा। सिंपल सी बात। आंगनवाड़ी कोई कार्यकर्ता जो 10+2 यानी 12वीं पास है, तो उसको 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाएगा, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, जो यदि 12वीं पास नहीं है, तो उनको 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाया जाएगा। ये जो भी डिप्लोमा प्रमाण पत्र होगा वो NCERT के द्वारा विकसित किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो ये यहां पे कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि ये जो ECC होगी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस ECC पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी MHRD की होगी। ये लीजिए शानदार क्वेश्चन कि ये जो ECC को हम चलाने की बात कर रहे हैं, इस ECC का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि कौन तैयार करेगा? MHRD यानी शिक्षा मंत्रालय तैयार करेगा। यानी कुल मिला के पढ़ने पढ़ाने की काम तो हमारा शिक्षा मंत्रालय करेगा, और बाकी और जो काम है, देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन MHRD, महिला और बाल विकास WCD,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यानी इसका क्रियान्वयन करने में कौन कौन से डिपार्टमेंट है? शिक्षा मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इनको संयुक्त रूप से एक विशेष टास्क फोर्स स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन आ जाए कि इसी के संचालन के लिए जो संयुक्त टास्क फोर्स होगी उसमें कौन शामिल नहीं है? तो शामिल जो है वो शिक्षा मंत्रालय है, यानी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये इतने तो शामिल है। अगले प्रोविजन क्या है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, यानी FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। यहाँ पे प्रोविजन क्या दिया गया है? यहाँ पे एक बात आ रही है कि जब ये NEP 2020 में आई थी उस समय एक प्रोविजन आया था कि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। देखिए कितनी एक बहुत ही क्रिटिकल यहाँ पे कंडीशन दी है कि जब ये NEP 2020 आई थी उसमें प्राथमिक विद्यालयों में 5 करोड़ बच्चे ऐसे बैठे थे जो पहली से 5वीं में थे और 5 करोड़ थे। पहली से 5वीं में 5 करोड़ ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको पढ़ना लिखना और अंकों का ज्ञान आता ही नहीं है। क्वेश्चन अजय, NEP 2020 के लागू होने के समय प्राथमिक कक्षाओं में से कितने करोड़ बच्चे थे जिनको बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की जानकारी ही नहीं थी? तो ये 5 करोड़ थे भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले कहा ये क्लास पूरी की पूरी जो भी होगी वो प्रोविजंस पे है, ऐसे डाटा पे आधारित है ये क्लास। अर्थात ये ऐसे 5 करोड़ बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं आ रही है। इसीलिए इस प्रकार से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को लागू किया गया। ये लीजिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि ये हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये जो बच्चे सारे बैठे हैं, इन सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा और वो राष्ट्रीय अभियान तो था निपुण अभियान, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये एक ऐसा निपुण अभियान था, लेकिन निपुण अभियान की बात इस NEP में सिर्फ एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा इतना सा लिखा है, इसने निपुण की बात नहीं किया। निपुण के बाद तो ऑर्डर बाद में निकले और साथ ही इसने क्या कहा गया है कि प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, FLN कौन सी क्लास तक होगा? तीसरी क्लास तक होगा। ये बात किस में कहा गया है? NEP में कहा गया है, लेकिन NEP में बाद में सुधार करते हुए अब ये FLN कक्षा 2 तक है। तो ध्यान रखना, यदि वो NEP के संदर्भ में पूछता है कि NEP में कौन सी क्लास के लिए FLN, कौन सी क्लास तक के लिए FLN संचालित की बात है, कक्षा 3 तक है। हाल ही में इसको कक्षा 2 कर दिया है और इसका कारण ये भी है क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज कक्षा 2 तक ही होती है। तो कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल है और शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता, लगा लीजिए 5 स्टार, शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है। यानी ये कह रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली की अब सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम वर्ष 2025 तक, हालांकि 2025 चला गया, 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक विद्यालयों में जो 5 करोड़ बच्चे बैठे हैं जो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान नहीं आती है, उनको कौन से वर्ष तक हम मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की प्राप्ति करवा देंगे? 2025 तक करवा देंगे। ये इसका टारगेट था। बहुत ही शानदार इसका प्रोविजन है। देखिए ये वापस आ गया कि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें वर्ष 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए उसका क्रियान्वयन करेगी। तो कुल मिला के 2025 तक हमें इस FLN की प्राप्ति करनी थी। ये रहा एक शानदार, बहुत ही शानदार प्रोविजन है, ये प्रावधान है। प्रावधान क्या है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात PTR 30:1 से कम हो। देखिए कितना, प्यूपल टीचर रेशियो जो है वो 30:1 यानी 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक का अनुपात की बात जो है वो NEP कर रही है। और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात PTR 25:1 से कम हो।
ये देखिए, ये 2 अनुपात यहाँ पे दिखा है कि यदि कोई सामान्य स्तर के विद्यालय है जहां सभी श्रेणियों के बच्चे हैं, यानी कुल मिला के एक आदर्श अनुपात होगा, वो 30:1 होगा, 30 बच्चों पे एक शिक्षक। लेकिन यदि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चे यदि कहीं ज्यादा है, तो वहां पे ये अनुपात जो है पीटीआर 25:1 होगा। ये क्वेश्चन आ चुका, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे प्रोविजन। इसीलिए मैं प्रावधान में और आपके कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास कर रहा हूं कि एनईपी कह रही है कि साधारणतः यदि आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि एनईपी 2020 में शिक्षक छात्र अनुपात क्या, 30:1, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में क्या, 25:1 होगा। तो ये इस प्रकार के कुछ प्रावधान यहां पे जो लगातार हम देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ईसीसी के सभी तक पहुंच सुनिश्चित होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में, यानी पहली कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। यानी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कक्षा 1 में अगर उनको सीधा प्रवेश दिया जाए तो पहले से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बजाय जो सीधा प्रवेश दिया गया है वो बच्चे पिछड़ते रहे। इसलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 के वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लीजिए इस बार ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 2 तो नहीं है, ग्रेड 3, एनवीएस, केवीएस और विभिन्न प्रकार की ये हमारे स्कूलों में ये है स्कूल तैयारी मॉड्यूल, स्कूल रेडिनेस, विद्या प्रवेश भी इसको कहा गया है, विद्या प्रवेश, या इसको स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम भी बोलते हैं। ये कौन सी कक्षा के लिए होगा, कक्षा 1 के लिए होगा। कितने महीने का होगा, 3 महीने का होगा। कौन सी कक्षा के लिए होगा, कक्षा 1 के लिए। कितने महीने का, 3 महीने का। ये स्कूल रेडिनेस मॉड्यूल तैयार करेगा कौन, भारत सरकार के स्तर में एनसीईआरटी तैयार करेगी और राज्यों में एससीईआरटी तैयार करेगी। ये लीजिए शानदार क्वेश्चन। विद्या प्रवेश और स्कूल रेडिनेस किस कक्षा के बच्चों के लिए होगा, कक्षा 1 में जो बच्चे सीधे प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए होगा। कितने महीने का होगा, 3 महीना या 12 सप्ताह का होगा। कौन तैयार करेगा, एनसीईआरटी तैयार करेगा। इसमें वर्कबुक होगी छोटे बच्चों के लिए, जिसमें अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे, ताकि छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में डरे नहीं और वो स्कूल के साथ जुड़ जाए, ताकि हर विद्यार्थी, इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्कूल रेडिनेस या विद्या तैयारी मॉड्यूल का उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को हम स्कूल के लिए तैयार कर दें। स्कूल तैयार, बच्चा तैयार, शिक्षक तैयार। यदि तीनों तैयार हो गए तो शैक्षणिक व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी चलेगी। तो कुल मिला के आजकल यहाँ पे कथन कारण वाला क्वेश्चन बहुत चलता है। विद्या प्रवेश कक्षा 1 के बच्चों के लिए संचालित किया गया है। दूसरा, इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार होगा। तो क्योंकि बीच में जोड़ देना, ये लाइन अपने आप 100% सटीक यहां पे बैठ जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इस पे भी विभिन्न प्रकार का भंडार जो है वो आपको यहां पे मिलेगा। एफएलएन की प्राप्ति हमें 2025 तक करनी है। इसमें बच्चों के लिए जो है, कक्षा 1 के बच्चों के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उनके लिए स्कूल तैयारी मॉड्यूल शुरुआती 3 महीने का होगा। एक बात यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ बच्चों को पौष्टिक नाश्ता और भोजन, पौष्टिक नाश्ता की भी बात यहाँ पे की गई है, और पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना यदि संभव नहीं है तो वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराए जा सकेंगे। और सभी स्कूली बच्चों को विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और इसके लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, 4-5 दिन पहले ही राजस्थान को साला स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नीति आयोग ने, बहुत ही टॉप स्टेट है उसमें राजस्थान को माना है, क्योंकि राजस्थान ने एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए 100% जो टीकाकरण या 100% जो बच्चों के हेल्थ जो है वो चेक करने का काम किया है, इसलिए साला स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान ने चलाया था। और हाल ही में नीति आयोग, भारत सरकार ने राजस्थान के 2 बेस्ट प्रैक्टिसेज को उसमें शामिल किया कि राजस्थान का एक तो एआई आधारित मूल्यांकन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और दूसरा राजस्थान का साला स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। नीति आयोग ने दोनों कार्यों को सराहा है। तीसरा अध्याय है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या
जो है वो कम करना, ये रहा तीसरा अध्याय। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। सभी स्तर मतलब 5+3+3+4 है। अब यहां पे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो अब समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन ध्यान से देखना, हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करें कि बच्चे स्कूलों में आ तो गए लेकिन रुके नहीं है, ठहराव नहीं है। कक्षा 6 से 8वीं का GER यानी 6 से 8वीं में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 90.9 है। 100% बच्चे प्रवेश ले रहे हैं तो लास्ट में 90% बच्चे ही 8वीं पास करके रहे, जबकि कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए क्रमशः केवल, इसका मतलब 9 और 10 में GER हमारा है 79.3 और 11वीं और 12वीं में हमारा GER है 56.5। ये लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% ये GER NEP में जो कहा गया है कि 6 से 8वीं का GER 90.9, 9वीं से 10वीं का GER 79.3 और 11वीं और 12वीं का GER है वो है 56.5। ये तीनों GER है, इसको मैच करवाया जा सकता है आपसे, इसलिए ध्यान रखना। मैंने पहले कहा मैं प्रोविजन की क्लास है, मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER होता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ये GER 6 से 8वीं में 90.9, 9वीं से 10वीं में 79.3 और 11वीं और 12वीं में है 56.5। लिख लेना रजिस्टर में अलग से, अच्छा क्वेश्चन है GER का, बन सकता है आप लोगों के लिए। तो ये GER संबंधी जो प्रोविजन है इसको विशेष तौर से आप देखें, क्योंकि GER का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है जो इसके साथ काम करता है, 79.3 और 56। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुवाद शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। कि 6 से 8वीं में जो बच्चे 100% प्रवेश ले रहे थे उसमें 90.9% बच्चे आगे जा रहे हैं। यहाँ 9वीं से 12वीं में जितने बच्चे, 9वीं से 10वीं में जितने बच्चे प्रवेश ले रहे थे उसमें 79.3% बच्चे ही आगे की शिक्षा में जा रहे हैं और 11वीं और 12वीं में जो 100% बच्चे प्रवेश ले रहे थे उसमें 56.5% बच्चे ही यहाँ पे रुक रहे हैं, बाकी ड्रॉप आउट हो रहे हैं। वर्ष 2017-18 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वर्ष 2017-18 में NSSO के 75वें राउंड के हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार, यानी सर्वे किया NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कब किया? 2017-18 में। कौन से राउंड का? 75वें राउंड का सर्वे था। किस आयु वर्ग का था? 6 से 17 आयु वर्ग का, यानी स्कूल जाने वाले बच्चों का था। 6 से 17 आयु वर्ग के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये रहा आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NSSO ने 2017-18 में एक सर्वे किया। ये 75वें राउंड का सर्वे था। इसके अनुसार 6 से 17 आयु वर्ग के बच्चे आज भी 3.22 करोड़ बच्चे विद्यालय जा ही नहीं रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन ये रहा। 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है और इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कि ये 3.22 करोड़ बच्चे जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, इनको हमें 2030 तक 100% स्कूलों में लाना है। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में, यानी प्री प्राइमरी से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुप्राप्त करने के लिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रोविजन कि प्री प्राइमरी से 12वीं तक 100% सकल नामांकन दर किस वर्ष तक प्राप्त करनी है? 2030 तक प्राप्त करनी है। 2030 तक हमें 100% सकल नामांकन अनुपात को जो प्राप्त करना है वो कौन सी कक्षा से? प्री प्राइमरी से माध्यमिक स्तर में हमें ये प्राप्त करना है। ये इस प्रकार के जो शानदार क्वेश्चन आपके प्रोविजन के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इसने कहा है कि भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर भी कम करना होगा और पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा
व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिला के यहां से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एनएसएसओ का 17 से 18 में जो सर्वे किया, जो 75वें राउंड का था, जिसमें 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया गया, जिसमें 3.22 करोड़ बच्चे बाहर थे। ये बच्चे जो बाहर है, इनको विद्यालयों में पुनः लाना, पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके अलावा 2030 तक हम प्री प्राइमरी से माध्यमिक क्लास तक 100% सकल नामांकन अनुपात जो है वो प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन मतलब इसका अंदर कोई विशेष प्रोविजन है, उसको देखना है हमें। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी सभी बच्चों को इस प्रकार का कार्य दिया जाएगा। ये कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह SEDG, ये इसको फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। वहां पर विशेष तौर से छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाएंगे और ऐसे क्षेत्रों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल NIOS, और राज्यों के ओपन स्कूलों को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ ये कह रहा है NIOS अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ऑफर करेगा। A, B और C स्तरों की शिक्षा जो औपचारिक स्कूली प्रणाली के कक्षा 3 और 5 और 8 के बराबर होगा। यानी अब ये NIOS A, B और C तीसरी, 5वीं और 8वीं की भी परीक्षा आयोजित करवा सकता है। कितना शानदार महत्वपूर्ण प्रोविजन यहाँ पे दिया है कि अभी वर्तमान में हमारा NIOS और RSOS केवल 10वीं और 12वीं की परीक्षा करवाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कह दिया कि NIOS और RSOS तैयार हो जाओ, अपने आप का सुदृढ़ीकरण कर लो। अब जैसे स्कूलों में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं औपचारिक रूप से, आपको भी A, B और C की परीक्षा करवानी पड़ सकती है। और यहाँ A तीसरी, B 5वीं और C यहाँ पे 8वीं क्लास को यहाँ पे ABC के रूप में विस्तारित किया गया है। शानदार क्वेश्चन। और माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो 10 और 12 के बराबर है, ये तो अभी के द्वारा उसके द्वारा संचालित किए ही जा रहे हैं। NIOS की तर्ज पे राजस्थान में RSOS संचालित है। ये रहा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग SIOS, क्योंकि राजस्थान में RSOS कहा जाता है, राजस्थान स्टेट ओपन कहा जाता है। तो ये किस प्रकार का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया, तीसरी, 5वीं और 8वीं का। अगला अध्याय है चौथा, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। 5+3+3+4 नया डिजाइन है। 5+3+3+4 में यहाँ पे 5 में बैठेंगे 3 से 8 साल के बच्चे, इस 3 में बैठेंगे 8 से 11 साल के बच्चे, इस 3 में बैठेंगे 11 से 14 साल के बच्चे और इसमें बैठेंगे 14 से 18 साल के बच्चे। ये आपसे मैच करवाया जा सकता है 100%, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर सकते हैं। इनकी एज ग्रुप का विशेष तौर से आप ध्यान रखें, लिख के रख लें, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई गलती होनी नहीं चाहिए। ये बच्चों की एज ग्रुप है उनके नए स्कूली ढांचे के अनुसार। तो इसी के अनुसार स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम भी चेंज हो जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज 2 भागों में, अर्थात आंगनवाड़ी, प्री स्कूल जो कक्षा प्री प्राइमरी से होगी ये 3 साल की होगी, और प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 और 2 यानी 2 साल की होगी। तो ये हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा ही था, वहाँ पे उसी स्ट्रक्चर की यहाँ पे दोबारा बात की गई है। उस स्ट्रक्चर को, हमारा फोटो वाला स्ट्रक्चर है उसमें देख लें। फाउंडेशनल स्टेज में जो हमारी 5 वर्षीय लचीली बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित अध्ययन हमारा इसमें शामिल होगा। इसका पाठ्यक्रम जो होगा वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक विशेष तौर से बात कही गई है कि हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे। यहाँ बहुविषयक अध्ययन है वो सेकेंडरी स्टेज में कहा गया है। साथ ही साथ 10 के बाद व्यावसायिक शिक्षा या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड और 11 और 12 में अन्य कोर्स चुनाव के लगातार भी विकल्प यहाँ पे बने रहेंगे। ये इस प्रकार के कुछ जो है प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं।
विद्यार्थियों के समग्र विकास की बात की गई है। एनसीईआरटी इसके लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। ये देखिए, अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन, ये अपने आप में लाइन बहुत ही शानदार है। अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार की लाइन 100% ये वैसे तो लाइन आ चुकी, पहले कहीं कहीं पूछी जा चुकी है, क्योंकि अब हम आलोचनात्मक चिंतन, समग्र खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम पर हम ध्यान देने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ प्रायोगिक अधिगम को, प्रैक्टिकल चीजों को भी हम यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं। और हर सब्जेक्ट के साथ कला समन्वय, आर्ट इंटीग्रेशन हम हर चीज के साथ करना चाह रहे हैं। और हर विषय को हम खेल के साथ सिखाना चाह रहे हैं। कला समन्वय और खेल समन्वय भी हम यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि खेल से स्व अनुशासन, टीम भावना, जिम्मेदारी, नागरिकता जैसे कौशल जो विकसित करने का कार्य किया जाएगा और फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाएगा। कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त किया जाएगा। कोर्स चुनाव, लचीलेपन के विभिन्न प्रकार के ऑप्शन उनके पास होंगे। देखिए, पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम, कला, मानविकी, विज्ञान, व्यावसायिक, अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां, यानी अब कोई श्रेणियां होगी ही नहीं। अब कोई भी पाठ्यक्रम, क्यूरिकुलर, को कुरिकुलर, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर, ऐसी कोई नहीं। जो भी होगा वो सब पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। अलग से इस प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं है। बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, इसने कहा है कि छोटे बच्चे जो है घर की भाषा या मातृभाषा से सीखते हैं, इसलिए उन बच्चों को विशेष तौर से जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लीजिए, जो है मातृभाषा की बात कही गई है, वो कहा गया है मातृभाषा कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे भी हो। शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय होनी चाहिए। ये कौन सी क्लास तक? कम से कम 5वीं तक तो 100% ही मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर 8वीं और इससे आगे भी ले जा सकते हो। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी आ सकता है। ये कह रहा है कि अनुसंधान स्पष्ट दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों की भाषा सीखने का जो अनुसंधान में कहा गया, वो किस एज में बच्चे भाषा को बहुत जल्दी सीखते हैं? वो 2 से लेकर 8 वर्ष की आयु के बीच भाषा को बहुत जल्दी सीखते हैं। और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है। कोई भी भाषा दूसरी भाषा को जो है वो रोकने का प्रयास नहीं करती है। मातृभाषा में लिखने के साथ ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएंगे। यानी पहली से 5वीं तक हम मातृभाषा के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन तीसरी क्लास या इससे आगे की कक्षाओं में हम अन्य और भाषाएं भी ले सकते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला हमारा इसमें भी लागू रहेगा, जिसमें हालांकि काफी फ्लेक्सिबल रहेगा। कोई भी भाषा किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प जो है वो राज्यों को दिया जाएगा। और कम से कम देखिए, जो छात्र 3 में से 1 या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं वे ऐसा ग्रेड 6 और 7 में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में, जिनमें एक भारतीय भाषा को उसमें साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल होगा। यानी भारतीय भाषाओं को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है और अंग्रेजी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक बहुत ही शानदार देखिए प्रोविजन यहाँ पे आ रहा है। देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान, हमारे देश में जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया यानी भारतीय भाषाएं पर एक मजेदार प्रोजेक्ट और गतिविधि में भाग लेगा। उदाहरण के लिए ग्रेड 6 से 8 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 6ठी से 8वीं में पढ़ रहे होंगे, हमारे स्कूलों में होंगे, वो एक मजेदार जो है भाषाओं को सीखने के लिए निम्न में से किस प्रोजेक्ट में भाग लेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो राजस्थान में बच्चा बैठा है वो आसाम की भाषा सीखेगा, आसाम की लैंग्वेज सीखेगा, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी लेगा, वहाँ के जो विभिन्न प्रकार के जो संत है, साहित्य है, क्रांतिकारी है, वीर है, महापुरुष है, उनको उनकी भाषाओं के बारे में जानेगा। तो यहाँ पे द लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया पर एक प्रोजेक्ट जो तैयार किया जाएगा, गतिविधि की जाएगी। ये 6ठी से 8वीं में होगा, जिसको एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ बच्चों को कहा गया है। आदिवासी क्षेत्रों में कौन सी चीज़ों के बारे में बोला जाता है, ये बहुत ही शानदार एक इस प्रकार का प्रोविजन यहाँ पे कहा गया है।
प्रोविजन के रूप में और भी विभिन्न प्रकार की विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ाने पे, देखिए ये रहा, ग्रेड 6 से 12 तक विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे, मिडिल से सेकेंडरी तक और यहाँ तक इससे आगे भी इनका अध्ययन करते हुए बच्चे इनके पास विकल्प रहेगा। यानी कोई भी भारतीय भाषाएं सीखना चाह रहे हैं तो 6ठी से 12वीं में अन्य क्लासिकल लैंग्वेज को भी वो सीख सकते हैं। भारतीय साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी जो हमारे बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी, और जहां संभव प्रासंगिक हो वहां स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा। यानी भारतीय साइन लैंग्वेज जो अंधे विद्यार्थी है उनके लिए साइन लैंग्वेज तैयार करने का काम करेगा। अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षा कर्मी एकीकरण यहाँ पे जो बच्चों के लिए किया जाएगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रोविजन जो आप यहाँ पे देखेंगे एनईपी के रूप में। देखिए ये रहा, प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान यानी 6ठी से 8वीं के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदाय द्वारा तय किए गए स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग एक आनंददायी कोर्स करेगा। यानी एक वोकेशनल कोर्स होगा यहाँ पे। ये वोकेशनल कोर्स जो है अब कहा गया कि 6ठी से 8वीं में ही बच्चों को यहाँ आनंददायी कोर्स स्थानीय जो आवश्यकता और मैपिंग के अनुसार, जैसे बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन निर्माण आदि के आधार पर इस प्रकार का एक्सपोजर किया जाएगा, और जिनको नो बैक डे घोषित किया जाएगा। जब 6ठी से 8वीं के बच्चे जब स्थानीय दक्षता के आधार पर काम करने जाएंगे, बैग लेके नहीं आएंगे, तो ये उनके 10 दिन जो होंगे 10 डेज बैगलेस डे के रूप में भी जो है होंगे। और ये 10 डे बैगलेस डे की जो गाइडलाइन होगी वो एनसीईआरटी के द्वारा जारी की जा चुकी है। किसने जारी की है? एनसीईआरटी ने। तो यहाँ पे देखा होगा 6ठी से 8वीं में आपने विशेष तौर से देखा होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधि की जा रही है। 6ठी से 8वीं में यहाँ नो बैग डे के 10 डे हैं। साथ ही साथ देखिए मिडिल स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां, यानी यहाँ पे 6ठी क्लास से कोडिंग भी सिखाने का प्रावधान जो है वो यहाँ से किया गया है। यानी 6ठी क्लास से कोडिंग होगी, 6ठी क्लास से यहाँ पे नो बैग डे की गतिविधियां होगी, 6ठी क्लास से यहाँ पे वोकेशनल कोर्स करवाया जाएगा। ये विशेष तौर से कुछ प्रावधान हो। 6ठी से 8वीं के बच्चे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक जो है प्रोजेक्ट करने का कार्य करेंगे। ये इस प्रकार के अनेकों प्रावधान यहाँ पे कहे गए हैं। ये देखिए ग्रेड 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम एनसीएफएसई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2020-21 को तैयार करते हुए एनसीईआरटी द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी। और कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड नो बैग डे, कितने दिन होंगे? 10 दिन होंगे। कौन सी क्लास के लिए? 6ठी से 8वीं के लिए। वो क्या करेंगे? वो स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञ जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ इंटर्नशिप के रूप में काम करेंगे। और इसी की तर्ज पर 6ठी से 12वीं के बच्चे छुट्टियों के दौरान विभिन्न विषयों को समझने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। भारत का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंडिया, ये भी इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाएगा। बच्चों को सही को करने का महत्व सिखाया जाएगा। सही को करना, क्यों करना है, सहिष्णुता, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे बंधुत्व, हमारे बुजुर्ग, हमारी इन सारी चीजों को उनके बीच में जो है सिखाने का कार्य किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई स्कूल एजुकेशन कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी तैयार करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्कूली शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020-21 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये एनसीएफएसई 2020-21 में आएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। किसमें? एनईपी 2020 में। एनईपी 2020 में यह प्रावधान किया गया था कि एनसीएफ नया आ जाएगा 2020-21 में, लेकिन वास्तव में आया कब? ये एनसीएफएसई आया 2023 में, लेकिन एनईपी में तो ये 2020-21 एनसीईआरटी द्वारा तैयार करने का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने का इसमें बात कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि इस एनसीएफ को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी, मंत्रालय सहयोग देंगे, केंद्र सरकार से संबंधित विभाग इसमें काम करेंगे, अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके इसको तैयार किया जाएगा और इसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके बाद एनसीएफएसई दस्तावेज की प्रत्येक 5 से 10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए समीक्षा और अपडेशन का काम किया जाएगा। कितने शानदार प्रोविजन और फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं
कि एनसीएफएससी एनईपी के अनुसार कब आना चाहिए, 2020-21 में आना चाहिए। कौन बनाएगा, एनसीईआरटी। किसके सहयोग से, मंत्रालय, विभाग, विभिन्न हितधारकों के सहयोग से। इसका अपडेशन कब करेगा, प्रत्येक 5 से 10 साल में अपडेशन किया जाएगा। इसमें क्या रखा जाएगा, स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पुस्तकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और क्या प्रोविजन किए गए हैं, देखिए, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनसीईआरटी द्वारा सभी पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो भी पाठ्यक्रम होगा वो 100% एनसीईआरटी को इसकी जिम्मेदारी दी है, और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पूरे भारत में सभी जगह, देखिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी ये ठोस प्रयास करके इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो किताबें और सारी चीजें तैयार करेंगे। विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूलचूल परिवर्तन। आज से क्वेश्चन आया था कि अभी हम जो आकलन कर रहे हैं वो अभी हम आकलन कर रहे हैं उसका योगात्मक, जो मुख्य रूप से रटकर याद करने के कौशल को जांचता है, इससे हटाकर हमें नियमित रूप से रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा। यानी अभी हमारा आकलन जो है वो योगात्मक है, हमारा सबमेटिव है, जो अब हम इसको नियमित रूप से रचनात्मक आकलन या सीसीई की ओर ले जाना चाह रहे हैं। और जो अधिक दक्षता आधारित होगा, विद्यार्थियों में सीखने और विकास की बढ़ावा देगा, उच्चतर स्तरीय दक्षता जैसी विश्लेषण, तार्किक चिंतन, अवधारणात्मक स्पष्ट को जांचेगा। कुल मिलाकर इस आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा, और ये सीखना मदद देगा कि बच्चों का जो है वो लर्निंग आउटकम्स उनके क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए, और प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र, यानी जिसको कहा गया है परख, जो प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र होगा, जो प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र जिसको परख कहा गया है, ये परख एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर भी अभिभावकों को तैयार किए जाने वाले जो हमारे प्रगति कार्ड है उसको तैयार करेगा, जो 360 डिग्री का होगा, समग्र होगा, बहुआयामी कार्ड होगा। यानी कुल मिला के अब बच्चों का 360 डिग्री का जो है HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर भी कुछ चीजें इसमें रखी जाएगी। ये जो 360 डिग्री का होगा, समग्र होगा, 360 डिग्री का होगा, सारे आयाम होंगे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों को बारीकी से चेक किया जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे आ चुका कि विद्यार्थियों का 360 डिग्री का जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा उसमें क्या चीज चेक की जाएगी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों को चेक किया जाएगा। इसमें बच्चे का स्वयं मूल्यांकन भी होगा, सहपाठी मूल्यांकन भी होगा, प्रोजेक्ट के आधार पे भी होगा, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन भी होगा, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, शिक्षक मूल्यांकन, इन सबको इसमें शामिल किया गया। कितनी शानदार प्रोविजन यहाँ पे इसके बीच में रखा गया है। अगले क्या प्रावधान किए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा के रूप में है और प्रोविजन है, उन्हीं को हम यहाँ विशेष तौर से ले रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार प्रोविजन यहाँ पे एक और लिया गया है। एनसीईआरटी द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों जैसे एससीईआरटी, बोर्ड ऑफ असेसमेंट, BOA, प्रस्तावित नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र NCSC आदि और शिक्षकों के साथ परामर्श के जरिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे ताकि 2022-23 शैक्षणिक सत्र तक NCF 2020-21 के समानुरूप आकलन प्रणाली को पूरी तरह से बदला जा सके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये जो एनसीईआरटी जो कह रही है कि हम आकलन में आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और ये NCFSC स्कूल एजुकेशन 2020-21 के अनुसार होगा, और हम ये चाह रहे हैं कि ये 2022-23 का जो शैक्षणिक सत्र जो बहुत निकल गया, ये प्रोविजन में पूछा जा सकता है कि आकलन केंद्र में हम चेंज कब तक कर देंगे, इसका क्या प्रावधान रखा गया था। 2022-23 तक हम आकलन प्रणाली में बदल देंगे, आकलन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। ये कब तक, 2022-23 में। सभी बच्चों की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। आजकल आपने देखा होगा विद्या समीक्षा केंद्र बना हुआ है। इस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, और राजस्थान में हमारा जयपुर में शिक्षा संकुल में विद्या समीक्षा केंद्र बना हुआ है। शिक्षा संकुल जयपुर में विद्या समीक्षा केंद्र 12 दिसंबर 2024 से ही संचालित है।
ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में भी स्कूली परीक्षा देनी होगी। अभी तक हमारी आरटी कह रही है 5वीं और 8वीं में हम नियमित परीक्षा लेंगे, लेकिन एनईपी कह रहा है कि तीसरी में भी लेंगे, 5वीं में भी लेंगे और 8वीं में भी नियमित परीक्षा लेंगे, ताकि बच्चे अच्छे से विशेष रूप से पढ़ना शुरू कर दे। ये रहा एमएचआरडी के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इस परख की स्थापना की जाएगी जिसको राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र कहा गया है। परख का मतलब है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, यानी समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, ये एमएचआरडी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये परख ही एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा और जो सभी राज्यों को मूल्यांकन के संबंध में दिशा निर्देश जो जारी करने का काम करेगा। इस नीति के घोषित उद्देश्यों के अनुसार 21वीं सदी के कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इसके पैटर्न में जो है वो बदलाव किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा जो है उनको करवाएगा। विशेष प्रतिभा वाले और मेधावी विद्यार्थियों को भी सहायता दी जाएगी। बच्चों को विशेष तौर से जो है एनसीटीई, एनसीईआरटी, इनके द्वारा जो है वो बच्चों को विशेष जो कार्यक्रम होंगे उनके माध्यम से जो है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के क्लब बनाए जाएंगे, देश भर के जो है विभिन्न प्रकार की जो अच्छी गतिविधियां हैं उनको संचालित किया जाएगा। अध्याय नंबर 5 शिक्षक, ये कह रहा है कि शिक्षक का सम्मान हमें वापस लौटाना है, उसका पद स्थापन, उसकी सेवा शर्तें, उसके ट्रांसफर, इन सारी चीज़ों को विशेष तौर से देखना है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित हमें करना होगा। इसके लिए उनकी भर्ती और पद स्थापन, ये हमें विशेष तौर से एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित करनी होगी। यानी अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की बात यहाँ पे कही गई है कि ये जितने भी टीचर्स होंगे इन सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में सभी स्तरों पर जो बच्चे पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक, यानी चाहे ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इन सभी को टेट में शामिल किया जाएगा। और ये चाहे शिक्षक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, इन सभी को टेट में शामिल करने का प्रावधान यहाँ पे जो है वो प्रोविजन किया गया है। अगला जो इसके अंदर विशेष प्रोविजन जो दिख रहा है वो प्रोविजन ये है कि इसके अंदर शिक्षकों के लिए विशेष तौर से कुछ काम जो किए जाएंगे वो एक विशेष वेरी 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 इंपॉर्टेंट सतत व्यावसायिक विकास, कंटिन्यूअस CPD, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रत्येक शिक्षक के द्वारा किसी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कैसे भी किसी भी प्रकार से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटे के CPD कार्यक्रम में हिस्सा उसको लेना पड़ेगा और वो स्वेच्छा से होगा। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नवीनतम शिक्षण शास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षण शास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला एकीकृत, खेल एकीकृत, कहानी आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप से सम्मिलित किया जाएगा। यानी भारत के प्रत्येक शिक्षक को अपने पेशे में सुधार करने के लिए, आधुनिक विचार और नवाचार को अपनाने के लिए प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से 50 घंटे का ऑनलाइन या ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड पे प्रशिक्षण लेना होगा। और ये जो प्रशिक्षण होगा, ये प्रशिक्षण FLN का हो सकता है, अधिगम परिणामों में रचनात्मकता और अनुकूल आकलन का हो सकता है, योग्यता आधारित अधिगम का हो सकता है, शिक्षण शास्त्र का हो सकता है। और ये 50 घंटे का CPD स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुख को भी लेना होगा, लेकिन उनके ये लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए होगा। उनकी लीडरशिप और मैनेजमेंट की कार्यशालाएं होगी ताकि वे भी प्रतिवर्ष 50 घंटे के CPD कार्यक्रम में भाग ले सकें। और इसमें योग्यता और परिणाम आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षणिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने को केंद्रित करते हुए लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ साथ विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र संबंधी कार्यक्रम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कितने अच्छे तरीके से कहा गया कि चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो और चाहे टीचर हो, दोनों को ही 50 घंटे का स्वेच्छा से अपना सतत व्यावसायिक विकास करना होगा। कैरियर मैनेजमेंट और प्रगति, कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस, CMP, ये कह रहे हैं हमारे जो उत्कृष्ट शिक्षक है, अच्छा शिक्षक जो काम कर रहे हैं, उनको हम विशेष तौर से उनका जो कैरियर है उसमें मैनेज करते हुए उनको प्रगति के कुछ हम इस प्रकार के पदोन्नति के, वेतन व्यवस्था के इस प्रकार के प्रावधान करेंगे
ताकि वो कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन करें, और जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका हो सकता है इच्छित जगह पे स्थानांतरण करें, उनको हो सकता है एक्स्ट्रा वेटेज देके उनको प्रमोशन करें, या इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा NCERT, SCERT और सभी स्तर के शिक्षकों के शिक्षक तैयारी और विकास हेतु जो विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं उनके साथ बात करके व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी PSSB, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का जो है वो रूप तैयार किया जाएगा, और ये NCTE द्वारा किया जाएगा। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा तैयार किया जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि शिक्षकों के लिए काम करने वाली संस्था NCTE है और विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने वाली संस्था NCERT है। तो जहां भी शिक्षक की बात आएगी वहां मुख्य हितधारक जो NCTE होगा, और जहां भी विद्यार्थी और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या आएगा वहां NCERT होगा। तो यहाँ NCTE के द्वारा NCERT और SCERT के साथ बातचीत करते हुए एक बहुत ही अच्छी व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी है उसको तैयार किया जाएगा। हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले शिक्षक विशेष तौर से तैयार करवाए जाएंगे। शिक्षक शिक्षा के दृष्टिकोण को है वो शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे वर्ष 2030 तक बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं 2030 तक अब कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो सिंगल रूप से बीएड या एमएड का होगा, वो उन्हीं कॉलेज के साथ चलेगा जहां बीए, बीएसटीसी, बीएससी, बीकॉम यानी कुल मिला के जो जनरल कॉलेज होते हैं उन्हीं के साथ बीएड, बीएस जो है बीएसटीसी, एनटीटी या ये सारे कार्यक्रम चलेंगे, क्योंकि कोई भी कॉलेज अकेला नहीं होगा। अब 2030 तक बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शामिल इसको किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये रहा, वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। किस वर्ष तक हम बीएड डिग्री को कर देंगे? 2030 तक। ये ऐसे ही तो फैक्ट्स के लिए हमने आज ये विशेष तौर से ये क्लास रखी है कि 2030 तक का हमारा ये क्राइटेरिया है, और 2030 तक ही हम किसी भी कॉलेज को सिंगल नहीं चलने देंगे बीएड कॉलेज को। अब वो बीएड कॉलेज किसी न किसी सामान्य कॉलेज के साथ तो है वो चलेगी। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किया जाएगा। कि यदि किसी ने पहले से ऑलरेडी अगर बीए कर रखी है तो अब उसको 2 वर्षीय बीएड करनी है, और यदि पहले से उसने एमए कर रखी है तो अब उसको 1 वर्षीय बीएड करनी है, और 10+2 के बाद उसकी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होगी। तो कुल मिला के अब बीएड इस प्रकार से होगी, यदि 12वीं के बाद करना चाह रहा है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड होगा, बीए के बाद करना चाह रहा है तो 2 ईयर होगा, और एमए के बाद करना चाह रहा है तो 1 ईयर होगा। सभी बीएड कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। यह कह रहा है कुछ विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम BIET, DIET या स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे। छोटे छोटे कार्यक्रम है उनको स्कूल अपने स्तर पर भी कर सकता है। शानदार प्रोविजन। वर्ष 2021 तक NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFTE 2021 तैयार की जाएगी। यानी NCFTE तैयार करने का काम NCTE द्वारा किया जाएगा और ये 2021 तक कर दिया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शानदार फैक्ट, क्वेश्चन आ सकता है। NCFTE कौन तैयार करेगा? NCTE तैयार करेगी। किस वर्ष तक तैयार करेगी? 2021 तक तैयार करेगी। किसके आधार पे? NEP 2020 के आधार पे। तो शिक्षकों के लिए जो NCF होगा, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, शिक्षकों का अलग होता है। ये NEP 2020 है, इसमें 4 प्रकार के NCF आए हैं। एक तो NCF आया है NCF-FS या ECCE फाउंडेशनल स्टेज का, एक है NCF-SC स्कूल एजुकेशन का, एक है NCF-TE टीचर एजुकेशन का, और एक NCF एडल्ट एजुकेशन का, प्रौढ़ शिक्षा का जो बाद में आएगा।
एनसीईआरटी 2021 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी 2021 में ये वोकेशनल एजुकेशन को भी इसमें साथ में शामिल करने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी में परिवर्तन और अध्यापक शिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दर्शाते हुए एनसीईआरटी में प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में संशोधन करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को पूर्णतः बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षा संस्थान टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यदि जरूरी हुई तो उन्हें बंद भी किया जा सकता है। जो अकेले चलेंगे उनको बंद भी करना पड़ सकता है। छठा अध्याय समतामूलक और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए अधिगम। इसमें भी अगर किसी भी प्रकार के विशेष तौर से इसमें कुछ इस प्रकार के प्रोविजन आए हैं तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार जो चीजें हैं वो देख लेना। SEDG का प्रोविजन आया है, ये रहा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूह को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। इन समूहों में लिंग, विशेष रूप से महिला और ट्रांसजेंडर, ध्यान से रखना। यानी SDG में एक तो रखा गया लिंग के आधार पर, और लिंग के आधार पर रखा गया उसमें एक तो है महिला और दूसरा है ट्रांसजेंडर। दूसरा रखा गया सामाजिक सांस्कृतिक पहचान। पहला है लिंग, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पहचान जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। तीसरा है भौगोलिक पहचान, गांव, कस्बा, आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता, सीखने से संबंधित असक्षमता सहित, ये सारे के सारे भौगोलिक पहचान में है। चौथा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे या बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों से भीख मांगने और शहरी गरीबी के बच्चे भी शामिल है। इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाए है। यानी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में जिनको शामिल किया गया उसमें 1 नंबर तो है लिंग के आधार पर, 2 नंबर है सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, 3 नंबर इस पे शामिल किया गया भौगोलिक पहचान, और 4 नंबर पे शामिल किया गया सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो कुल मिला के सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में किसको शामिल नहीं किया गया है? इन 4 को, तो लिंग, भौगोलिक, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान और सामाजिक आर्थिक स्थिति, इनको शामिल किया गया है। और ये जो सामाजिक आर्थिक समूह होंगे यहाँ पे SEZ जो है उनको घोषित किया जाएगा। ये देखिए एक बहुत ही शानदार प्रोविजन यहाँ पे ये आ रहा है, UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये प्रत्येक स्कूल को भरना होता है, जिसको UDISE प्लस कहा जाता है। ये 11 अंकों का होता है और 30 सितंबर की आधार तिथि के आधार पे पूरे भारत में प्रत्येक स्कूल को UDISE पोर्टल पे अपनी सारी सूचनाएं भरनी पड़ती है। अब UDISE 16-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं। यानी 2016-17 के अनुसार 19.6% बच्चे SC के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% बच्चे हो गए हैं। और ये गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों में 10.6 से 6.8, दिव्यांग बच्चों में 1.1 से 0.25 के अधिक गंभीर है। यानी कुल मिला के बच्चे जो प्रवेश लेते हैं SC, ST, OBC, दिव्यांग, विकलांग, अल्पसंख्यक, ये उच्च कक्षाओं में जाते जाते इनकी दर जो है वो बहुत नीचे आ रही है, जो बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर से ऐसे जो जगह हैं उनमें विशेष तौर से CWSN बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए इनको विशेष तौर से पढ़ाया जाएगा। उनके लिए जो है लक्षित टारगेट, साइकिल प्रदान की जाएगी, विभिन्न योजनाएं इनके लिए चालू की जाएगी। शिक्षा प्रणाली में इनको भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। देखो स्कूल में शिक्षा प्रदान करने की भागीदारी, इनके अंदर जो साइकिल प्रदान करना, अभिभावकों से बातचीत करना, बड़ी आबादी के लिए विशेष प्रकार के कुछ जो शैक्षणिक प्रावधान है वो यहाँ पे महिलाओं को इसमें जोड़ना। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी जेंडर समावेशी निधि। ये रहा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस बार ग्रेड फर्स्ट में आ सकता है। भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। ये जेंडर समावेशी निधि होगी पूरे भारत की सभी लड़कियां और थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर के लिए। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोष भी उपलब्ध कराएगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छता और शौचालय से संबंधित बातचीत भी यहाँ पे की जाएगी। नगद हस्तांतरण, साइकिल वितरण भी यहाँ पे किया जाएगा।
तो कुल मिला के ऐसे बच्चों को विशेष तौर से देखा जाएगा जो महिलाएं और ट्रांसजेंडर के रूप में हैं, उनकी परिस्थितियों में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और सामाजिक आर्थिक रूप से ऐसी जगहों पे इन बच्चों के लिए विशेष तौर से जिनकी दूरी ज़्यादा है विद्यालय आने जाने के लिए, वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावास यहाँ पे बनाए जाएंगे। इन बच्चों को विशेष तौर से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए केजीवीवी कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों को और मजबूत किया जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रावधान हैं। कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में और देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री स्कूल को भी जोड़ा जाएगा और यहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूलों को है वो बढ़ावा दिया जाएगा। ईसीसी में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना, उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि आज दिव्यांग बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो ईसीसी में शामिल नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना चाहिए। यह नीति आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है और स्कूली शिक्षा के संबंध इनके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करने का काम कर रही है। तो ये बहुत ही शानदार इस प्रकार के अनेकों जो प्रोविजन है जो यहाँ पे इसमें बाधा मुक्त भवन जो है इन बच्चों के लिए होना चाहिए। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अभिभावकों से बात करके उनकी होम स्कूलिंग और कौशल विकसित करने की दिशा में भी बातचीत यहाँ से की जाएगी। जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है, विकलांगता ज़्यादा है, बहुविकलांगता है, उनको घर पे ही बच्चों को पढ़ाने का जो काम करना यहाँ पे इसमें लिखा गया है। तो इस प्रकार के अनेकों प्रकार के प्रोविजन यहाँ पे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन और जो साथ ही साथ एक देखिए रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने के प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। यानी कुल मिला के एनसीसी की जो है विंग यहाँ पे खोली जाएगी। अगला स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस, ये हमारा 7वां चैप्टर है। इसमें यह कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान जिसमें सर्व शिक्षा अभियान को शामिल कर लिया गया है, इसमें कम से कम छात्र वजूद में आए। यूडाइस 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 28% सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 14.8% उच्च प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि आज हमारे भारत में 28% सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 30 बच्चे भी नहीं हैं और लगभग 15% यानी 14.8% ऐसे स्कूल उच्च यूपीएस है जिनमें भी 30 से कम छात्र पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना शानदार डाटा यहाँ पे है। ये लीजिए इस बार ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के लिए शानदार आंकड़ा। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र है, जबकि बहुत से स्कूलों में तो यह औसतन मात्र 6 से भी कम है। वर्ष 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल स्कूल शिक्षक थे। यानी 2016-17 के यूडाइस डाटा में देखते हैं तो पूरे भारत में 1,08,017 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सिंगल टीचर है और इनमें से भी अधिकांश 85,743 कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे। कितने भयावह है यहाँ पे आंकड़े, कितने किस प्रकार के आंकड़े जिनमें हमें शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत बताई है कि पहली से 5वीं के जो स्कूल है 28% स्कूलों में 30 बच्चे भी नहीं हैं और लगभग 15% यूपीएस स्कूलों में भी 30% से कम बच्चे हैं। ये कह रहा है पहली से 8वीं तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसत 14 छात्र मात्र बच्चे हर क्लास में मात्र 14 बच्चों के हिसाब से यहाँ पे बैठे हैं। 1,08,017 स्कूलों में सिंगल टीचर स्कूल है। तो कुल मिला के इनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। इनमें सभी स्कूलों को जोड़ना पड़ेगा। आसपास की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छोटे स्कूलों का अलगाव है, उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, टीम भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसलिए इन सभी स्कूलों को जो छोटे छोटे स्कूलें हैं इन चुनौतियों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने और उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा। ये रहा स्कूल कॉम्प्लेक्स। हम कब तक बना देंगे? 2025 तक इन छोटी छोटी जो एकल स्कूलें हैं इनको हम बंद करेंगे और बड़ी स्कूलों के साथ इनको हम मर्ज कर देंगे। ये ऐसा 2025 तक का इसमें लिखा गया है। और इस प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य क्या होगा जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का है? उसका पहला उद्देश्य है हर स्कूल में कला, संगीत, विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय आदि सभी
विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता, काउंसलर, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक यहाँ पे मौजूद होंगे। दूसरा कहा है कि हर स्कूल में पर्याप्त संसाधन होंगे, जो कि जैसे कि एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं होगी। और तीसरा, शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, शिक्षण अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला, विज्ञान, प्रदर्शनी, खेल, गतिविधि, क्विज, इन सब का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन होगा। स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली स्तर के समूह पर छोड़ दिए जाएंगे। तो कुल मिला के हम ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं, इस स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे उद्देश्य है कि हर स्कूल में हर प्रकार का टीचर हो, हर स्कूल में हर प्रकार की लैब हो, हर स्कूल में बच्चों के लिए एक समुदाय आधारित पाठ्यक्रम हो और हर स्कूल की गवर्नेंस बहुत ही अच्छे तरीके से सुधर जाए। ये इस उद्देश्य के लिए जो बड़े स्कूल है उनको, उनके अंदर छोटे स्कूलों को जोड़ने का काम किया जाएगा। और जिसमें एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूह संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा और 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केंद्रों सहित अपने पड़ोस से निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालयों को इसमें शामिल किया जाएगा। और ये सबसे पहले सुझाव 1964 से 66 में जो कोठारी शिक्षा आयोग में दिया था, लेकिन इसको लागू नहीं कर पाए। यह नीति जहां भी संभव है स्कूल परिसर और क्लस्टर के विचार का समर्थन करती है। और स्कूल परिसर और क्लस्टर का उद्देश्य है अधिक संसाधन दक्षता, क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लीजिए इस बार ग्रेड फर्स्ट का क्वेश्चन, शानदार, कि इस स्कूल कॉम्प्लेक्स से 5 से 10 किलोमीटर में आने वाले जो बड़ा स्कूल होगा उसके अधीन छोटे छोटे सारे स्कूल और आंगनवाड़ियों को इसके साथ मर्ज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जिससे इनका प्रभावी गवर्नेंस होगा, संसाधन काम में लिए जाएंगे, कामकाज अच्छा होगा, नेतृत्व अच्छा होगा, सारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, समन्वय होगा, शासन सुधरेगा और प्रबंधन सुधरेगा। तो ये इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है इसको स्कूल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे बीईओ है, उन सबको इस प्रकार से अनेकों प्रकार से काम करने की मदद दी जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो हमारा संस्था प्रधान होगा वो भी अपने एक स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट समिति है उसको तैयार करेगा। नीचे से स्कूल जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अपना काम करके इस प्रकार से अनेकों प्रकार के जो है स्कूल डेवलपमेंट के जो प्लान है वो तैयार करेगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक ये बात कही गई है, देखिए, कि हर राज्य और जिले को, राज्य या जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे बाल भवन स्थापित करें। हर राज्य या जिले में बाल भवन होगा जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सकेंगे और विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। यहाँ पे स्कूल को सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है कि हमारा जो भी स्कूल होगा वो स्कूल एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में हमारे यहाँ पे जो है वो स्थापित होगा। ये रहा, स्कूल एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे आएंगे, सामाजिक बातों, समुदाय विशेष की बात करेंगे। 8वां अध्याय स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन। यहाँ पे एक विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये कहा गया कि हमारी जितनी भी स्कूलें हैं इन सब के लिए कुछ न कुछ मानक निर्धारित करेंगे। और ये जो मानक निर्धारित करेंगे वो इस प्रकार से, ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से इसके प्रोविजन दिए हुए हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा। पहला ही क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार राज्य का सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय कौन सा होगा? स्कूल शिक्षा विभाग, जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी, नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। यानी निगरानी और नीति निर्धारण का काम स्कूल शिक्षा विभाग का है। यह सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन के साथ स्कूलों के विनियमन में नहीं होगा। यानी स्कूलों का संचालन करने का काम इसका नहीं है, स्कूलों के नीति निर्धारण का काम इसका है। और संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्कूल शिक्षा विभाग यानी शासन सचिवालय नीति निर्धारण करेगा और निदेशालय शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी करेगा, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेगा और सेवा प्रावधान जो तैयार करने का काम करेगा। यहाँ पे
SCERT को विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए प्रत्येक राज्य के लिए इस प्रकार के अनेकों प्रकार के मापदंड तैयार करने के लिए स्कूली शिक्षा के लिए काम दिया जाएगा कि SCERT जो है वो बहुत ही राज्य में अकादमिक मानकों को, राज्य में जो भी अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम है इनके शैक्षणिक मामले SCERT जो NCERT के साथ परामर्श और सहयोग के नजदीक से जुड़ा होगा, नेतृत्व में होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राज्य में अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम का नेतृत्व कौन करेगा? SCERT करेगा। SCERT सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के साथ माध्यम से एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क SQAAF तैयार करेगा। यानी पहला उसका था SCF तैयार करना, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना, दूसरा है SQAF तैयार करना, तीसरा इसका काम है BRC, CRC और डाइट जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए SCERT एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया, पहला SCF, दूसरा SQF और तीसरा है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, CMP। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में 3 संस्थाएं हैं, CRC, BRC और डाइट को चेंज करेगा, 3 वर्षों में चेंज करेगा। इस प्रक्रिया का नाम है परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के लिए जो विशेष तौर से हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर जो चेंज होने वाली संस्थाएं होगी वो 3 संस्थाएं हैं, एक तो BRC, CRC और डाइट। यानी BRC हमारा ब्लॉक कार्यालय, CRC हमारा क्लस्टर का कार्यालय और डाइट हमारे जिला स्तर पे। तो परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का नेतृत्व भी SCERT करेगा। SQAAF फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क SCERT करेगा। अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम SCERT करेगा। साथ ही साथ या चौथा काम उसका जो है वो है SSSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये भी SCERT। ये 4 काम SCERT के, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के, ऐसे गोला लगा के लिख लेना चाहिए। 100% बहुत शानदार क्वेश्चन प्रावधान यहाँ से आने वाला है। SCERT के 4 काम, पहला SCF या अकादमिक मामले, दूसरा SQAF, तीसरा CMP चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस और चौथा SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो ये इस प्रकार से आपके जो हमारा अध्याय नंबर 8 है जो स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसमें एक ये भी कहा गया है कि कुछ नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा और अन्य सरकारी निकायों NCERT के साथ सहयोग के माध्यम से किया जाएगा। ऐसी राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण SAS होगा जो SCERT के द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित नए मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना तक NCERT NAS को जारी रखेगा। यानी ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ये अभी NCERT के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही परख बन जाएगा उसके बाद परख इस नेस का जो अचीवमेंट सर्वे इसका आयोजन करने का काम करेगा। यहाँ तक ही हमारा स्कूल शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जितने हो सकते हैं वो सारे देख लिए। अब आगे हम बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे कोई अगर महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि ये उच्च शिक्षा का है। उच्च शिक्षा में हमें ज़्यादा इसमें से अभी तक कोई ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं। हमें लगेगा तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का देख लेंगे, नहीं तो हमारा ये जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो NEP के प्रावधानों का हमारा जो चला है सेशन, इसको हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे एक बात ये आ रही है, वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। यानी वर्ष 2040 तक अब वर्तमान में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो बहुविषयक हो जाएंगे। यानी अब वर्तमान में संचालित सारे जो उच्च शिक्षा के कॉलेज है उनमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट हो जाएंगे 2040 तक। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनने की योजना बनाएंगे और फिर धीरे धीरे नामांकन संख्या वांछित स्तर पर बढ़ाते हुए 2040 तक ये काम करेंगे। अगला 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 2030 तक प्रत्येक जिले में एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन जो है उसकी स्थापना करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे, जिससे निर्देश का माध्यम स्थानीय भारतीय भाषा द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना होगा। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आ चुका।
कि हमारा सकल नामांकन अनुपात जो 2018 में मात्र 26.3% है हायर एजुकेशन में, इसको वर्ष 2035 तक हमें कितने प्रतिशत करना है? 50% करना है। 50% हमें कब तक करना है? 2035 तक करना है। किस में करना है? बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों में करना है। अभी कितना है? 2018 में बहुत कम था, 26.3% था। ये सारे SDG 4 के लिए काम करेंगे। SDG 4 हमारा स्कूल एजुकेशन का, हमारा कॉलेज एजुकेशन का, हमारी स्कूली शिक्षा का जो है, ये इस प्रकार का एक हमारा SDG है। अभी देश में HEI का जटिल नामांकन संवत विश्वविद्यालय, संबंध विश्वविद्यालय, संबंध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय, जिसे मानकों के अनुसार मानदंड को पूरा करने पर केवल विश्वविद्यालय के नाम से प्रतिष्ठापित किया जाएगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के नाम जो है वो बंद किए जाएंगे समग्र बहुविषयक शिक्षा की ओर। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाण भट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित करती है। कितना शानदार फैक्ट है कि बाण भट्ट की कादंबरी में शिक्षा की 64 कलाओं के बारे में लिखा गया है। तो ये 64 कलाएं जो स्किल्स है, इनका भी ज्ञान यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो हायर एजुकेशन है उसमें किया जाएगा। 21वीं सदी के जो कौशल है वो उन बच्चों को सिखाए जाएंगे। विभिन्न बहुविषयक कॉलेजों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के ड्रामा हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, उनको संचालित करने का कार्य किया जाएगा। सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री, 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी इस प्रकार से दिया गया है कि यदि कोई व्यावसायिक शिक्षा की उपाधि लेना चाह रहा है तो 1 साल पूरा करने के बाद उसको सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करने के बाद डिग्री, डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी। यानी अगर उसने 1 साल पढ़ लिया तो सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ लिया तो डिप्लोमा और 3 साल पढ़ लिया तो उसको डिग्री देने का काम किया जाएगा। यहाँ पे हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को काफ़ी इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि स्किल्स अभी तक हम ज़्यादा हायर एजुकेशन में दे नहीं पाए हैं। तो स्किल्स को यहाँ पे, क्योंकि अब कोई पाठ्येतर, पाठ्यक्रम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऐसी कोई चीज़ें रही नहीं है, तो अब सारी चीज़ों को जब उसमें जोड़ दिया गया है तो हायर एजुकेशन के अंदर यहाँ वोकेशनल एजुकेशन को भी एक बड़ा पार्ट के रूप में यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे हम हायर एजुकेशन में सिर्फ कोई विशेष फैक्ट्स है उसी को देखेंगे, सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए जो है विशेष तौर से है नहीं। हायर एजुकेशन अपने सिलेबस में सिर्फ स्कूल एजुकेशन नहीं था। अध्यापक शिक्षा की यहाँ पे बात कही गई है, तो अध्यापक शिक्षा में विशेष तौर से यहाँ इन्होंने कहा कि बहुत सारे उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा आयोग, ये विशेष तौर से ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? JS वर्मा आयोग 2012 के अनुसार स्टैंड अलोन TEI जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, यानी स्टैंड अलोन अकेले संचालित जो BEd कॉलेज है 10,000 है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेस मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि इनके संस्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेच रहे हैं। यह देखिए JS वर्मा की एक रिपोर्ट थी 2012 में आई, सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित की। उसने कहा कि ऐसे अकेले चलने वाले 10,000 BEd कॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री बेचने का काम कर रहे हैं। ये JS वर्मा रिपोर्ट है, JS वर्मा आयोग। कितना शानदार क्वेश्चन, ये लीजिए ग्रेड फर्स्ट के लिए इस बार 2026। तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार भी करते हैं, उसको भी रोकना होगा, ये JS वर्मा। तो इन्होंने ये भी कहा है वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे, ये 2030 तक के लिए कहा है। ये रहा, वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाला ये 4 वर्षीय एकीकृत BEd कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। 2030 तक हमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री जो है वो विशेष तौर से इसी को ही मान्य होगा। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें भी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में संचालित करना होगा। यानी टीचर एजुकेशन के लिए विशेष तौर से टारगेट है वर्ष 2030 का। ये 100% सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है क्योंकि शिक्षक शिक्षा का जो है इसके लिए हम जो है हमारे से पूछा जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के अनुमान के अनुसार
19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यधिक कम प्रतिशत 5% से कम लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75%, दक्षिण कोरिया में अत्यधिक 96%। यह काफ़ी, यानी भारत में 19 से 24 की आयु के मात्र 5% बच्चे सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन सीख रहे हैं। और इधर कोरिया में देखिए, दक्षिणी कोरिया में 96%, जस्ट उल्टा, यानी वहाँ मात्र 4% ऐसे बच्चे जो नहीं सीख पा रहे हैं, और भारत में मात्र 5% है जो सीख पा रहे हैं। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन की यहाँ पे बात कही गई है कि शिक्षा में मुख्य रूप से 11वीं 12वीं और उससे ऊपर की क्लासों में हम वोकेशनल एजुकेशन को इस प्रकार का, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है कि अभी हम वोकेशनल एजुकेशन जो दे रहे हैं वो NSQF नेशनल जो है स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क जो NSQF है, जो पैसिव भोपाल ने तैयार किया, उसके आधार पर हम वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं। NSQF 2013 वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। बहुत ही शानदार फैक्ट ये रहा कि हम वर्ष 2025 तक टारगेट लेके चल रहे हैं कि स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दे देंगे। ये 2050 तक की बात है, और ये सतत विकास लक्ष्य 4.4 के साथ संगतता भी रखता है। हम SDG 4 के लिए बात करें, SDG 4.4 यही है कि वोकेशनल एजुकेशन को हम विशेष तौर से बढ़ावा दें। क्वेश्चन अजय NEP के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने की बात कही गई है, ये SDG 4 के किस पॉइंट में है? 4.4 में है। साथ ही इसमें एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का भी गठन करेगा, NCIVE, नेशनल काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन। ये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से अकादमिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है कि भारत का अनुसंधान कोई बहुत अच्छा नहीं है। हम भारत के अंदर अनुसंधान को विशेष तौर से देखिए, इस पक्ष में इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8, इजराइल में 4.3, दक्षिणी कोरिया में 4.2 की तुलना में GDP का केवल 6.9% है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत अपने अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट का GDP का कितने प्रतिशत पैसा जो खर्च कर रहा है? 0.69% पैसा अनुसंधान पे खर्च कर रहा है। कितना शानदार फैक्ट है यहाँ पे आपने को निकल के आया है। तो आज का हमने इसीलिए रखा था कि इस प्रकार का कोई भी फैक्ट्स आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए यहाँ पे बात है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, व्यावसायिक एजुकेशन की बात हमने अभी तक कही है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक समेकित रूप से दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान और संस्थान समूह के बनाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पे उन स्कूलों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन भी जुड़ी हुई होगी। कृषि शिक्षा और इससे संबंध विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। यद्यपि देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत 9 है, लेकिन कृषि और संबंध विज्ञान विषयों में नामांकन उच्चतर शिक्षा का केवल नामांकन का 1% से भी कम है। तो ये नामांकन एग्रीकल्चर के अंदर बच्चों का बहुत कम है, इसको भी बढ़ाने का विशेष तौर से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा, ये कह रहा है कि आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आयु अधिक हो गई, जो अब सीखना चाह रहे हैं, जिनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होगा, तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के चलाने होंगे। विभिन्न प्रकार के, देखिए ये कह रहा है कि इस प्रकार से वर्ष 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है रीट के अंदर, वर्ष 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, यह मुख्यतः लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप देश में 1991 से 2011 के दशक के दौरान महिलाओं के बीच साक्षरता सहित संपूर्ण साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और तत्कालीन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श भी शुरू हुआ था। और सबसे ज़्यादा वृद्धि ये राजस्थान के अंदर हुई थी। यहाँ पे ये है कि ताकि 100% साक्षरता के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। इसमें एक आगे NCERT के एक नए और सुसंवर्धित संगठन द्वारा एक उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षण पाठ्यक्रम ढांचा विकसित किया जाएगा। ये यानी तीसरा, ये अगला चौथा आ गया NCFTE, तो ये भी NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा।
तो कुल मिला के NEP 2020 के अनुसार 4 प्रकार के पाठ्यक्रम हमारे सामने आए हैं, पाठ्यचर्या आई है। NCFFS नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज NCERT तैयार किया, NCFSE स्कूल एजुकेशन NCERT ने तैयार किया, NCFTE टीचर एजुकेशन NCTE ने तैयार किया, और NCFAE एडल्ट एजुकेशन NCERT ने तैयार किया। तो ये चारों के चारों विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार प्रोविजन है इसमें, जिसमें कुल मिला के सभी प्रकार के विषय ये कह रहा है कि ये जो NCERT तैयार करेगा इसमें 5 प्रकार के, इस प्रकारात्मक ढांचे में कम से कम 5 प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे। पहला होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दूसरा होगा महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशु पालन, शिक्षा की और परिवार कल्याण, तीसरा होगा व्यावसायिक कौशल विकास, स्थानीय रोजगार प्राप्ति, चौथा होगा बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा, और पांचवा होगा सतत शिक्षा जैसे कला, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि। ये सारा का सारा उस पाठ्यक्रम का हिस्सा जो है वो रखा जाएगा। तो ये प्रौढ़ शिक्षा का इस प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा में सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से किया जा रहा है, ताकि ऐसे लोग भी जो है शिक्षा की मुख्य धारा में आ जाए और हमारे 100% साक्षरता का जो टारगेट है उसको हम प्राप्त कर सकें। तो ये इसमें बहुत ही विशेष तौर से ध्यान रखें, अच्छी अच्छी जो चीज़ें जितनी भी है उन सबको यहाँ पे इस नीति में लिया गया है। यहाँ हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे काम के जितने भी यहाँ दीक्षा पोर्टल की भी बात की गई होगी। एक ये स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF नेशनल जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फंड जो है मंच का भी निर्माण किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा की प्रौद्योगिकी के रूप में यहाँ पे कहा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अब ये बात कर रहा है कि ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को समावेश करते हुए हम ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के NCERT के इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे दीक्षा पोर्टल है, ऑनलाइन शिक्षण मंच है, विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, उनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रयास करके प्रसार करके भी कार्य कर सकते हैं। हमें डिजिटल अंतर को कम करना भी एक हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। विभिन्न प्रकार की सामग्री को 24/7 उपलब्ध कराना होगा, जैसे PME विद्या है, आज हमारा दीक्षा राइज है, दीक्षा है, विभिन्न प्रकार की वर्चुअल लैब है। ये सारे के सारे इस प्रकार के डिजिटल माध्यम है। शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देना होगा और ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं करवानी होगी। सीखने के विभिन्न मिश्रित मॉडल पे काम करना होगा और हमें ऑनलाइन मानकों को भी पूरा करना होगा। और ये लास्ट है क्रियान्वयन की रणनीति में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ये भारत का सबसे पुराना नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है, जो न केवल शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक परामर्श की समीक्षा के लिए फोरम प्रदान करेगा, बल्कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का काम करेगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित किया गया है। MHRD का नाम यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यह नीति शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिबद्धित है, क्योंकि समाज के भविष्य हेतु युवाओं के लिए उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बेहतर कोई निवेश नहीं होगा। दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्यय कभी भी सरकारी खर्च कभी भी कुल मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक नहीं पहुँच पाया, जबकि 1968 की शिक्षा नीति में अनुशंसा की गई थी कि हम 6% तक पहुंचा देंगे, जिसको 1986 की शिक्षा नीति और 92 में भी नीति दोहराया गया। वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा GDP 2017-18 के विश्लेषण के अनुसार अभी तक हम मात्र 4.43% के आसपास है, और यह सरकारी व्यय का केवल 10% शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। यह आंकड़ा अधिकांश शिक्षित और विकासशील देशों से बहुत ही कम है। GDP पर हमारा खर्चा 4.43% है और हमें 6% तक ले जाना है। इसके क्रियान्वयन के लिए बहुत सारी बात कही गई है कि MHRD, केंद्र, राज्य, NTA, विभिन्न प्रकार के बोर्ड, स्कूल, ये सारे के सारे जो है काम करेंगे।
क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी इसमें सिद्धांत है। पहला, नीति की भावना और प्रयोजन। क्रियान्वयन तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले तो इस नीति की भावना और प्रयोजन क्या है। दूसरा क्या है, नीतिगत पहलों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना, क्योंकि नीति के हर बिंदु में कई कदम है और प्रत्येक चरण इस महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अगले चरण के क्रियान्वयन का आधार बनता है। तीसरा, प्राथमिकीकरण, प्रायोरिटी तय करना, काम को एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाना जिससे सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य पहले किया जाए ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो। और चौथा है, क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण होगी। यह नीति एक व्यापक नजरिया, समग्रता रखती है जिसके अवयव आपस में जुड़े हुए हैं। टुकड़ों में प्रयास करने की बजाय समग्र दृष्टिकोण रखते हुए क्रियान्वयन करने से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इसमें, और पांचवा जो है वो है शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। अतः इसमें केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी, समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत है। और छठा है, संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से जुटाना। तो कुल मिला के इस प्रकार के अनेकों जो कार्य है वो हमें इस प्रकार से करने होंगे। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर विशेष तौर से हमें ये आज पूरी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जितने भी प्रावधान हो सकते हैं वो सारे के सारे प्रावधान हमने देखे। इन प्रावधानों के अनुसार शुरुआत के जो 8 चैप्टर है इनको आप विशेष तौर से देख लें, क्योंकि ये 8 चैप्टर ही हमें विशेष तौर से ये बताते हैं कि हम किस लिए यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, हमारी स्कूल शिक्षा किस प्रकार से काम करना चाह रही है। हमारी स्कूल शिक्षा का एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पे एक रह गया था, इसलिए मैं वापस आया, मुझे याद था 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षण प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से भी पीछे नहीं है, और एक शिक्षण व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण की शिक्षा उपलब्ध हो। ये 2040 तक का टारगेट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, ये रहा 2040 का टारगेट। वर्ष 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से पीछे नहीं है, यानी 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली विश्व में सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। ये टारगेट 2040 का है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, ये 2040 का टारगेट है। तो ये आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रहते हुए इसको पूरा का पूरा, इसके जो 8 अध्याय है जिनके बारे में आपने पूरा का पूरा पढ़ा। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि इसको बार बार देखते रहें। ये आपको YouTube पे पूरा का पूरा ये जो भी 2 घंटे का जो चैप्टर है ये आपको मिलेगा। NEP के मुख्य प्रावधान, इससे बाहर कुछ जा नहीं सकते। सारे के सारे प्रावधानों को यहाँ पे हमने समेट लिया है। सारे के सारे आंकड़े, डाटा और मेन महत्वपूर्ण चीज़ें जो है उन सबको हमने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। खुशो को भेजना।